Hello, today we are studying essays by Addison and Steele. ये आपके जीवन में देखी हुई एक अद्भुत चीज है। क्यों है? क्योंकि दो एसेइस्ट मिलकर के एक वर्क लिख रहे हैं, इकट्ठा मिलकर के लिख रहे हैं। दो इकट्ठे राइटर आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। एडिसन एंड स्टील, जिनका पूरा नाम था जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिकल एसे इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में पीरियोडिकल एसे कहा जाता है इसको। पीरियोडिकल एसे के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान है एडिसन और स्टील का। पीरियोडिकल एसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसे हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज, ऑल्टरनेट डे पे इस तरह से छपते थे। तो एक फिक्स पीरियड होता है। जैसे अखबार भी पीरियोडिकल होता है क्योंकि वो डेली छपता है, उसको डेली बोलते हैं, पीरियोडिकल नहीं बोलते हैं। देयर एसेज होल्ड अ मिरर टू सोसाइटी। उनके एसेज की खास बात है कि उस वक्त के समाज की तस्वीर उनके एसेज में होती है। दे एक्सपोज आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ एंड प्रेज सिंप्लिसिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। जैसा कि हमने पोप में पढ़ा, ड्राइडन में पढ़ा और उस वक्त के और लोगों में पढ़ा कि लाइफ की आर्टिफिशियलिटी थी, जिंदगी में लोग आर्टिफिशियल तरीके से जीते थे। इन्होंने अपने एसेज में आर्टिफिशियलिटी को एक्सपोज किया है और इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में जो लोग सिंप्लिसिटी से रहते हैं उसकी प्रशंसा की है। दियर एसेज आर सीन एज मोरल कंपस दैट गाइड्स द रीडर्स टू राइट पाथ। इनके एसेज को मोरल कंपस माना जाता है। कंपस क्यों माना जाता है? उस वक्त शिप हुआ करते थे, जहाज हुआ करते थे, जहाज के अंदर एक कंपस होता था जो दिशा दिखाता था। इसलिए इनके एसेज को मोरल कंपस, जिंदगी की दिशा दिखाने वाला कंपस कहा गया है। द एसेज आर नॉन फॉर विट। उनके एसेज में तीव्र बुद्धि, चार्म, आकर्षण, कन्वर्सेशनल टोन, बातचीत करने का अंदाज, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। द टू ऑथर्स कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। दोनों ऑथर्स एक दूसरे को, एक में जो कमी होती थी दूसरा उस कमी को पूरा करता था। स्पेलिंग को ध्यान से नोट कीजिए। कॉम्प्लीमेंटेड, COMPLELI अलग चीज होती है, LE अलग चीज होती है। कॉम्प्लीमेंटेड दो होते हैं, एक LI वाला होता है, एक LE वाला होता है। स्टील वॉज कंसिडर्ड मोर ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। स्टील तो था ज्यादा ओरिजिनल और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला। एडिसन था जो चीजों को रिफाइन करके, पॉलिश करके खूबसूरत बना देता था। अब इनके चार एसेज हमारे सिलेबस में हैं। चारों को हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं उनमें क्या खास बात है। एक ऐसे है एडवेंचर्स ऑफ ए शिलिंग। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है या अठन्नी होती है, चवन्नी होती है, अब तो नहीं होती है, पहले हुआ करती थी। 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, अभी बहुत जल्दी 90 रुपए का सिक्का आने वाला है। तो ये जो है एडवेंचर्स ऑफ ए शिलिंग, एक कॉइन, शिलिंग एक कॉइन होता है, सिक्का होता है। उस शिलिंग के जीवन में क्या क्या जोखिम रहे हैं उसकी कहानी है। यानी वैसे देखें तो जो नोट होते हैं ना, नोट, नोट दुनिया की असलियत को जानते। अगर नोटों की आंखें होती तो वो दुनिया की असलियत को जानते, किसके पास कितना पैसा है, कौन पैसे को देकर क्या सोचता है। नोट गरीब से गरीब लेकर अमीर से अमीर के हाथों में जाते हैं। एक रूपता सब लोगों में, एक सिमिलैरिटी ये है कि सब लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिसन और स्टील इस ऐसे में डिस्कस करते हैं जर्नी ऑफ ए शिलिंग कॉइन। एक शिलिंग कॉइन की जर्नी की, उसके जीवन की यात्रा की। द कॉइन पासेस थ्रू हैंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल। एक ही कॉइन कई लोगों के हाथों से निकलता है। अब वो कॉइन जो है वो क्या कहता है? वी शिलिंग्स लव नथिंग सो मच एज ट्रैवलिंग। हम शिलिंग लोग, हम सिक्के लोग, हमको मोहब्बत होती है ट्रैवल करने से। इतनी मोहब्बत हमें और किसी भी चीज से नहीं होती है। द ऐसे डिस्कसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी। इस ऐसे में मनी की जीवन में क्या सिग्निफिकेंस है इसका जिक्र है। बहुत ही सिंपल सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप इनको थोड़ा सा गौर करके और ध्यान दें तो ये बहुत सी अच्छी बातें आपको आसानी से याद हो सकती हैं। शीलिंग सेज दैट हिज लाइफ इज नॉट गुड। शीलिंग का ये मानना है कि उसका जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं है। शीलिंग का ये भी मानना है कि अलग अलग लोगों की जिंदगी में सिक्के के अलग अलग मीनिंग होते हैं। किसी के लिए सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ लोग, अमीर लोगों के लिए सिक्कों की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। वो सोचते हैं ये सिक्के जो हैं ये पर्स को फाड़ देंगे, इसलिए घर आते ही पर्स में से सिक्के निकाल करके डाल देते हैं। गरीब लोग जो होते हैं उनके लिए एक सिक्का मिल गया, आहा, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुबह सुबह आपको सिक्का मिला या दिन में आपको सिक्का मिला, कहीं किसी का गिरा हुआ सिक्का मिला तो वो आपके लिए बड़ा लकी होता है। पता नहीं ये लकी होता है या अनलकी होता है, कौन जाने, लेकिन किसी का गिरा हुआ सिक्का हमें मिला है। मुझे तो ऐसा होता है जब
तो दुख जरूर होता है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि ये सिक्का पता नहीं किसका गिरा होगा। क्या पता वो उस बेचारे के पास वो एक ही सिक्का था या और सिक्के थे, लेकिन हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय एक पल के लिए अफसोस मनाने के कि वो किसी का सिक्का रहा होगा। मेरी वाइफ आमतौर पर ऐसा करती है कि ऐसे सिक्के जब कभी रास्ते में गिरे हुए मिल जाते हैं, उठा लेती है, रख लेती है। कभी मंदिर जाती है तो हम मंदिर के गुल्लक में डाल के आती है। शिलिंग सेज दैट हिज लाइफ इज नॉट गुड। शिलिंग का ये मानना है कि उसका जीवन अच्छा नहीं है। शिलिंग क्या कहता है? द ओनली रिलीफ वी हैड, एकमात्र खुशी, सिक्का कह रहा है, सिक्के का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया है। सिक्का कह रहा है हमारी जिंदगी में एक ही रिलीफ है, वॉज टू बी टेकन आउट एंड काउंटेड ओवर इन द फ्रेश एयर एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग। लोग अपनी जेब से सिक्कों को सुबह और शाम को निकालते हैं और उनको गिनते हैं, और इस बहाने हमें फ्रेश हवा मिल जाती है। इसके सिवा हमारी जिंदगी में और कोई खूबसूरत चीज नहीं है। पीपल आर कनेक्टेड थ्रू दीज कॉइन्स। सबसे बड़ी बात है, लोग जुड़े रहते हैं सिक्कों से। भिखारी से लेकर राजा तक सब इनको देखकर खुश हो जाता है और सबको इनकी जरूरत होती है। द शिलिंग इज ए सिंबल ऑफ टुगेदरनेस, इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम सेवाएं सिक्कों के बदले में ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, इसलिए सिंबल है सिक्का, प्रतीक है सिक्का लोगों की एकता का। द शिलिंग meets people of different backgrounds and see how there is unequal distribution of money। ये सिक्के अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं और ये सिक्के भली भांति देखते हैं कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइक्वल है। किसी के पास दो पैसे भी नहीं है तो किसी के पास पैसे का हिसाब किताब नहीं है। अभी लेटेस्ट जो इंडिया की न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में, वो ये थी कि इंडिया के 1% लोगों के पास देश की 60% प्रॉपर्टी है और बाकी बचे हुए 99% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है। और ये डेटा बढ़ता ही जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये शिलिंग की बात इंडिया की नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड की बात है। शिलिंग देखता है कि लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मनी का। द ऐसे हाईलाइट्स हाउ मोरल प्रिंसिपल्स आर सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ शिलिंग। शिलिंग ये भी देखता है कि नैतिकता, जीवन के सिद्धांत किस तरह से बलि चढ़ा दिए जाते हैं सिक्कों के लिए। ईमानदार से ईमानदार आदमी को पैसे मिल जाएं तो पैसे के बदले में करप्ट काम करने के लिए तैयार रहता है। तो यानी कि सिक्के किस तरह से व्यक्ति को बेईमान बना देते हैं। पीपल टर्न टू डिसऑनेस्टी फॉर अर्निंग शिलिंग्स। पैसे कमाने के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। शिलिंग इज एन ऑन लुकर। शिलिंग वो व्यक्ति है जो देखता है हु नोज हाउ डिसऑनेस्ट पीपल कैन बी। सिक्का भली भांति जानता है कि लोग कितने बेईमान हैं। अपार्ट फ्रॉम डिसऑनेस्टी, बेईमानी के अलावा शिलिंग कैन प्रॉब इनटू ह्यूमन नेचर। सिक्के जो हैं वो आदमी की प्रकृति में झांक करके देख सकते हैं। वी सी हाउ पीपल्स बिहेवियर चेंजेस विद चेंज इन वेट ऑफ वंस पर्स। हमें यह मालूम है कि किसका पर्स कितना हल्का है, किसका पर्स कितना भारी है, यानी कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। हमने ये भी देखा है कि पैसा बढ़ने के साथ साथ लोगों का व्यवहार कैसे बदलने लगता है। लोगों का व्यवहार कैसे बदलने लगता है। गरीब आदमी होता है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती लोगों के लिए, और अमीर आदमी होता है तो उसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं कि उसके 4 कान हो गए या 2 नाक हो गए या 4 ठुड्डी हो गई। लेकिन लोग ऐसा करते हैं। व्यक्ति का भी व्यवहार बदलने लगता है। गरीब आदमी होता है वो सोचता है कि कोई गलती हो जाए माफी मांग लेता है बाबूजी। अमीर होता है क्या हो गया, तो क्यों हो गया, फिर जैसे कुछ ना हुआ हो, उसने किसी का नुकसान कर दिया देखा तो कोई बात नहीं, कर देंगे, दे देंगे। इस तरह की भाषा हो जाती है अमीर लोगों की। तो एडिसन एंड स्टील मेक यूज ऑफ ह्यूमर, सटायर। दे मेक फन ऑफ सम कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस। एडिसन और स्टील अपने एसेज में हास्य पैदा करते हैं, सटायर पैदा करते हैं, फन पैदा करते हैं और कुछ लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। दे हाईलाइट सोशल फॉलीज। लोग किस तरह से बेवकूफियां करते हैं उसका बखान भी करते हैं। फ्लॉज, लोगों की वीकनेस रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ। पैसे के बारे में लोग क्या बेवकूफियां करते हैं उनका बखान भी इस ऐसे में करते हैं। दस द ऐसे अंडरलाइंस वैल्यू एंड इंपैक्ट ऑफ मनी ऑन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में पैसे की क्या वैल्यू है, पैसे का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव है, वो इस ऐसे में बताया गया है। ये तो हुई एक ऐसे की बात। चलिए चलते हैं और इससे अगले ऐसे में क्या है वो पढ़ते हैं। द कैरेक्टर ऑफ सर रोजर डी कवर्ली। एक व्यक्ति है, उसको आप शॉर्ट में सर रोजर कह सकते हैं।
लेकिन उसका पूरा नाम है सर रोजर डी कवर्ले। सर रोजर डी कवर्ली के कैरेक्टर के बारे में इस एसे में वर्णन किया गया है। एसे का नाम है सर रोजर एट चर्च। सर रोजर डी कवर्ली, हिज एक्सपीरियंसेस एट चर्च आर डिस्कस्ड इन द एसे सर रोजर एट चर्च। सर रोजर एट चर्च नाम के एसे में सर रोजर डी कवर्ली के कैरेक्टर पर जो है वो डिस्कशन है। सर रोजर इज सिंसियर एंड डिवाउट व्हेन ही अटेंड्स चर्च। आपको बताऊं कि सर रोजर डी कवर्ली जो है चर्च में जाते हैं और वहां चर्च की एक्टिविटीज को बड़ा सिंसियरली और बड़ा पूरी निष्ठा के साथ वो जो है करते हैं। ही हैज डीप रिगार्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल्स एंड वर्शिप। बहुत ही रिगार्ड है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो धार्मिक मामलों में बड़े ही सिंसियर होते हैं और बड़ी पूरी धार्मिक भावना के साथ आंखें बंद करके वस्त्र उस तरह के पहन करके तिलक विलक लगा करके और पूरा तामझाम के साथ रिलीजियस रिचुअल्स को और रिलीजियस वर्शिप को अंजाम देते हैं। सर रोजर ब्यूटिफाइड चर्च, इवन के वो इतने डिवोटेड हैं कि चर्च के ब्यूटिफिकेशन का काम भी वो करते हैं। सर रोजर बीइंग ए गुड चर्चमैन हैज ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ हिज चर्च विद सेवरल टेक्स्ट्स ऑफ हिज ओन चूजिंग। जैसे आपने देखा होगा स्कूल और कॉलेज, जहां पर कोई अच्छा हेडमास्टर आ जाता है, आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा आपने, वो अच्छा हेडमास्टर क्या करता है, दीवारों पर सुंदर सुंदर श्लोक लिखवाता है, सुंदर सुंदर मैप्स बनवाता है, सुंदर सुंदर नारे लिखवाता है। ठीक उसी तरह से सर रोजर जो है चर्च की दीवारों पर अपनी पसंद के बाइबल से लिए हुए सुंदर सुंदर श्लोक लिखवा करके चर्च को सुंदर बनवाते हैं। द रिचुअल्स, हिम्स, सरमन्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द चर्च सर्विस सेट ट्रेडिशंस। परंपराएं, भजन, गीत, सरमन्स जो चर्च में चलते हैं वो परंपराएं सेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस साइड, द ऐसे एग्जामिन्स द सोशल एस्पेक्ट ऑफ अटेंडिंग चर्च। देखिए धार्मिक आस्था तो है ही है चर्च की सर्विस को अटेंड करने में, उसके साथ उसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है। दरअसल आदमी ने ये चीजें बनाई, मेले में जाना, मेले में आनंद लेना, घूमना, चर्च में जाना, मंदिर में जाना, ये सब सोशल एस्पेक्ट्स भी इसके हैं कि समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, वक्त मिलता है। किस आदमी को ईश्वर में आस्था है, किसको नहीं है, ये जानने का भी वक्त मिलता है। सर रोजर ले सर रोजर डी कवर्ले सर रोजर डी कवर्ले ये जो है सोशल एस्पेक्ट को भी दर्शाते हैं जब वो चर्च जाते हैं। इट शोव सर रोजर एज समवन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ अदर्स। सर रोजर को बहुत अच्छा लगता है कि वो संडे को चर्च जाते हैं और दूसरे और लोगों से उनकी मुलाकात होती है। ही लव्स वैल्यूज एंड द सेंस ऑफ कम्युनिटी दैट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप। कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप स्पेशली चर्च में आए हुए, आस्था से आए हुए लोगों की भीड़ को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, वरना भीड़ को आमतौर पर हम क्राउड कहते हैं। क्राउड कहते हैं, गैदरिंग कहते हैं। जो लोग आपस में जानते हैं उनकी भीड़ को गैदरिंग कहते हैं। जो लोग आपस में, बस अड्डे पर जो भीड़ होती है वो क्राउड होती है, शादी में जो भीड़ होती है वो गैदरिंग होती है, और चर्च में जो भीड़ होती है, मंदिर मस्जिद में जो भीड़ होती है वो कॉन्ग्रीगेशन होती है। कॉन्ग्रीगेशन यानी कि धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोगों का एकत्र होना। तो वो जो है उनके मन में वैल्यू है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति सेंस है, जो कि चर्च में इकट्ठा होकर लोगों के पूजा करने से आती है। हिज कंडक्ट एट चर्च शोव्स हिज एक्सेंट्रिसिटी। है बड़ा ही एक्सेंट्रिक, यानी कि बावड़े से स्वभाव का है। क्या करता है कि सब लोग चर्च में जब मत्था टेक रहे हैं तो किसी को अगर आंखें बंद करके पूजा करते वक्त किसी को नींद आ जाती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। खुद को नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। कोई अगर चर्च के भजन गाते हुए ठीक सुर में नहीं गा रहा है तो वो कहते हैं अबे तू ठीक से नहीं गा रहा है ना, ठीक से गा, सब लोगों के साथ धुन मिला के गा। लेकिन अगर खुद ठीक से नहीं गा रहे हैं या बाकी लोग गाना बंद हो गए और खुद पीछे हो गए तो आखिर में एंड तक वो गाते रहते हैं, बंद नहीं होते हैं, अपना भजन पूरा करके छोड़ते हैं, चाहे लोगों से 2 किलोमीटर पीछे रह गए हों। तो इस तरह की एक्सेंट्रिसिटीज उनके स्वभाव में है। हिज मोरल सेंस, हिज वर्च्यूज, उनमें अच्छे गुण हैं, उनमें अच्छा मोरल सेंस है, लेकिन उनमें कुछ बावड़ापन भी है। ही हैज डबल स्टैंडर्ड्स। मैं कह रहा हूं ना, खुद को तो कहेंगे कोई बात नहीं मैं लेट हो गया, लेकिन पूरा तो किया भजन मैंने, और दूसरा लेट करे कि तू सुर में नहीं गा रहा है और लोगों से अलग आवाज आ रही है तेरी। स्कूल में जैसे आपने प्रेयर में देखा ना, टीचर्स कहते हैं कि जो है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, एक साथ गाओ, आगे पीछे नहीं। और जब कहेंगे सावधान तो एक साथ सबकी आवाज आनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। स्टिल ही हैज क्वालिफाइड qualities such as kindness, generosity, respect towards others,
डबल स्टैंडर्ड उसमें है, लेकिन उसमें क्वालिटीज भी हैं। दयालुता है, दूसरों को दान देने की भावना है, दूसरों के प्रति सम्मान है। द ऐसे ऑल्सो हाईलाइट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जनरल पब्लिक। आम लोगों के बीच, दूसरे लोगों के बीच किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, अलग अलग विचार के लोग होते हैं। ये बात भी इस ऐसे में उभर कर सामने आती है। अब तक हमने 2 एसेज का जिक्र किया है, 4 एसेज हमारे सिलेबस में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे एसे की तरफ। और तीसरे एसे का नाम है द स्पेक्टेटर क्लब। क्लब का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह जो इकट्ठा मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा ही यहां है। द फिक्शनल क्लब where a group of people come together to discuss various topics is the central point of the essay. फिक्शनल क्लब, फिक्शन से जुड़ा हुआ, कल्पनाओं से जुड़ा हुआ फिक्शनल क्लब है। क्लब का नाम है स्पेक्टेटर्स क्लब और इट शो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जहां अलग अलग विचारों वाले लोग इकट्ठे होकर के जो बातचीत करते हैं, उनका रवैया सबका अलग अलग रहता है। एक्सचेंजिंग आइडियाज अमंग ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अलग अलग विचारों के बावजूद वो इकट्ठा मिलकर के एक मुद्दे पर बात करते हैं। द क्लब मेंबर्स एंगेज इन डिस्कशंस अबाउट लिटरेचर, पोइट्री, थिएटर, अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। सब क्लब के लोग इकट्ठा मिलते हैं, डिस्कशन होता है पोइट्री पर, लिटरेचर पर, थिएटर पर, थिएटर यानी कि ड्रामा और उसकी आर्ट, और दूसरी आर्ट फॉर्म्स पर। ऐसे हाईलाइट्स द डाइवर्सिटी ऑफ क्लब मेंबर्स। डाइवर्सिटी, भिन्नता। कोई आदमी मानता है थिएटर अच्छी चीज नहीं है, कोई मानता है थिएटर अच्छी चीज है, कोई कहता है थिएटर ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ धार्मिक मुद्दे हों, कोई कहता है अरे यार इश्क के बिना थिएटर देखने आएगा कौन, हीरो हीरोइन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, आशिकी होनी चाहिए। कोई कहेगा थिएटर ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को शिक्षा मिले, कोई ऐसा कहेगा शिक्षा को भाड़ में जाने दे, शिक्षा स्कूल में मास्टर बहुत देते हैं, है ना, यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। अलग अलग विचारों के लोग हैं, डाइवर्सिटी है। दे बिलोंग टू वेरियस सोशल क्लासेस। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, कोई बहुत अमीर हैं, कोई बहुत गरीब है, कोई मिडिल क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, कोई रिच पीपल हैं, कोई बहुत रिच हैं, कोई कम रिच है, कोई बिल्कुल गरीब हैं। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, कोई शिक्षा से संबंधित है, कोई रोडवेज से है, कोई क्लरिकल स्टाफ से है, कोई बिना नौकरी वाला है, कोई खेती वाला है। टू हाईलाइट मेंटेलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे इससे लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता के बारे में क्या कहता है। आई हैव ऑब्जर्व दैट ए रीडर सेल्डम परस्यूज अ बुक विद प्लेजर अंटिल ही नोज वेदर राइटर ऑफ इट बी अ ब्लैक और अ फेयर मैन। वो कहता है मैंने देखा है कि रीडर को पढ़ने में तब तक आनंद नहीं मिलता है जब तक उसे ये ना पता लग जाए कि ये किताब काले आदमी की लिखी हुई है, गोरे की, हबशी की लिखी हुई है या अंग्रेज की। लोग ये जानना चाहते हैं कि राइटर कौन है। और आप वो लोग हैं मेरे दोस्तों जिनको मैंने डेथ ऑफ द ऑथर पढ़ा चुका हूं, मैं जिन्होंने उसको पढ़ा है कि ऑथर की सिग्निफिकेंस नहीं है, ऑथर कौन है हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जबकि एक वक्त ऐसा था कि एडिसन और स्टील ने ये लिखा है कि आदमी को तब तक किताब पढ़ने का मजा नहीं आता जब तक उसे पता ना लग जाए कि ये लिखने वाला आदमी काला है कि गोरा है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द क्लब मेंबर्स हैव मेनी सिमिलरिटीज। अलग अलग तबकों के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन से हैं, उनमें डाइवर्सिटी है, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज फिर भी हैं। दे हैव यूनिटी एंड शेयर्ड लव फॉर नॉलेज एंड डिस्कोर्स। उन लोगों में यूनिटी है, उन लोगों में नॉलेज है, उन लोगों में लव फॉर नॉलेज, ज्ञान हासिल करने की लालसा है, डिस्कोर्स, बातचीत करने का जो है, उसकी बातचीत से मोहब्बत है उनको। सब लोगों में ये समानता है। द मेंबर्स डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल नॉर्म्स। जैसा इस क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था कि थीम ही यही है उनका। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, लोगों के मैनर्स कैसे हैं, लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, लोगों के सामाजिक सिद्धांत क्या हैं, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए ही एडिसन और स्टील ने ये एसेज लिखे हैं। दे रिफ्लेक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड देम। ये एसेज जो हैं वो बताते हैं कि उनके चारों ओर की दुनिया कैसी है। प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द सोसाइटी ऑफ देयर टाइम। उनके वक्त की सोसाइटी किस तरह की थी उसका वर्णन इनमें है। द ऐसे मेक्स यूज ऑफ विट टू एक्सपोज हिपोक्रेसी, वैनिटी एंड अदर ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स ऑफ्टन इन अ लाइट हार्टेड मैनर। द ऐसे मेक्स यूज ऑफ विट। इन ऐसेज में विट का इस्तेमाल हुआ है, हमने ऊपर भी जिक्र किया था। वो हिपोक्रेसी, ढोंग को बाहर लेकर के आते हैं, दिखाते हैं कि लोगों में कितना ढोंग है। वैनिटी, कितना अभिमान है। अदर ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स, एक मनुष्य के तौर पर लोगों में जो कमियां हो सकती हैं वो किस तरह की कमियां हैं। ऑफन इन ए लाइट हार्टेड मैनर, और बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इन चीजों का वो वर्णन करते हैं। ये बात हुई स्पेक्टेटर क्लब के बारे में। एक और ऐसे जो हमारे सिलेबस में है वो है
फीमेल ओरेटर्स। चलिए जानते हैं कि फीमेल ओरेटर्स में एडिसन और स्टील क्या कहते हैं। इन द एसे फीमेल ओरेटर्स द एसेइस यूज आयरनी। फीमेल ओरेटर्स, ओरेटर होता है बोलने वाला, यानी कि फीमेल औरतें जो स्पीकर के तौर पर होती हैं, ये ऐसे हैं। अब आपने ये चर्चा एडिसन और स्टील ने इस ऐसे में की है, आपने आमतौर पर सोशल डिस्कोर्स में लोगों को बातचीत करते हुए सुना होगा ऐसा, और ये चीज़ें आपने, कोई आपसे अनजान नहीं है इन चीज़ों से। आमतौर पर लोग कहते हैं कि औरतें जो है ना बहुत बोलती हैं। मैंने ये सुना कि दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है कि दो औरतें चुपचाप बैठी थी। कि दो औरतें इकट्ठा बैठी हैं तो लोगों का मानना है वो चुप रह ही नहीं सकती। और ये बात कोई बहुत गलत नहीं है, और ये कोई औरतों का मजाक उड़ाने वाली बात भी नहीं है। औरतें वोकल ज़्यादा होती हैं आदमी के मुकाबले। एडिसन और स्टील का भी ये मानना है। मैंने 3-4 साल ट्रेन में सफ़र किया नौकरी के दौरान, और उस दौरान मैंने बहुत कुछ लोगों से के बारे में नोट किया, कुछ लोगों के बारे में देखा। बस में, ट्रेन में जाते हुए, आप अपनी कार में जाते हो तो आप बहुत कुछ नहीं सीखते हो, जब आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दुनियादारी को जानने का बहुत कुछ मिलता है। और ट्रेन में मैंने अक्सर देखा, जैसे ही औरतें आकर के अनजान बैठेंगी, पास आकर के एक दूसरी औरत के पास बैठेंगी, पूछेगी, हैं ये कठों आई है, कहेंगे हैं तेरे घर वालों के करे बिंग कितनी तनख्वाह है, टाबर कितना है, मैं तो क्यों को नहीं, गड़बड़ तेरे में है या घर वाले में है, ससुरो के करे, जमीन कितनी है, आमदन कितनी है, गोद के है, ननद कट्ठे बेड़ी है। मतलब आप बस में, ट्रेन में मिले हो, पूरी उसकी मतलब फैमिली की जेन्योलॉजी पूरी खोज लेंगे। तो इस तरह के एक्सपीरियंस ऑथर के हुए होंगे। उसका मानना है कि औरतें बहुत बोलती हैं। वो कहता है कि उस इसमें आयरनी का यूज करता है। अगर वो औरत को ये कहेगा कि वो बहुत खूबसूरत बोलती है, तो कहीं ना कहीं वो उसका साथ साथ ये कह करके मजाक भी उड़ा रहा है। इट्स इफेक्ट इज एनहांस्ड बाय द ग्रेव टोन एडॉप्टेड बाय एडिसन। एडिसन बहुत ही सीरियस टोन में ये बात करता है, लेकिन दरअसल वो मजाक भी उड़ाता है। हाउ सीरियसली ही सेज that the chair of rhetoric should be reserved for females as they are better than men at the art of speaking. रिटोरिक की चेयर, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर स्पोकन लैंग्वेज सिखाने का एक डिपार्टमेंट है, जैसे आपको इंग्लिश सिखाने का डिपार्टमेंट है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाए कि पब्लिक में कैसे बोलना है। जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी सिरसा जैसी जगहों में है नहीं ये, लेकिन आजकल फेसबुक पर, इंटरनेट पर आपने इस तरह की ऐड देखी होगी कि बच्चे को फटाफट बोलना सिखाएं। वो बीच में शेरो शायरी करता हुआ बच्चा और बीच में बोलता हुआ अच्छा बोलना सिखाते हैं, तो वो रिटोरिक होता है। रिटोरिक की चेयर पर अगर किसी को बैठाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। वो कहता है, वर women permitted to plead in courts of judicature, I'm persuaded they would carry the eloquence of the bar to greater heights. एडिसन और स्टील के जमाने में वकील औरतें नहीं हुआ करती थी, और शेक्सपियर उनसे पहले हुआ है। श्रीमान जी, शेक्सपियर की पोर्शिया को आप जानते हैं, जो वकील बनकर के जाती है, हालांकि जाती वो आदमी के लबादे में है, वो आदमी के कपड़े पहन करके जाती है। वो वहां ये कोर्ट में ये नहीं कहती है कि मैं औरत हूं, वो जाति आदमी के लबादे में है। परंतु शेक्सपियर ये सोच सकता था कि औरतें कभी वकील हुआ करेंगी। एडिसन और स्टील का मानना है कि मैं इस बात से पक्का सहमत हूं कि अगर औरतों को कोर्ट में जाकर के वकालत करने की इजाजत दी जाए तो वकालत के लेवल को ऊंचाइयों तक ले जाएंगी औरतें। ही सेज दैट मैन कैन टॉक फॉर आवर्स अपॉन सम टॉपिक। आदमी लोग, कोई टॉपिक दिया हुआ हो, कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे पर घंटों बात कर सकते हैं, बट वीमेन आर एबल टू टॉक फॉर आवर्स अपॉन नथिंग। लेकिन औरतें बिना टॉपिक के घंटों बात कर सकती हैं। ही गिव्स एग्जांपल ऑफ ब्रिटिश फिश वाइव्स, मछलियां पकड़ने वाली औरतें, उनके बारे में वो एग्जांपल देता है किस तरह से बिना मुद्दे के घंटों बात करती रहती हैं। He also describes different types of female orators. अलग अलग टाइप की फीमेल ओरेटर्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उनका भी वो वर्णन करता है। एडिसन देन गोज ऑन टू एनालाइज द कोज बिहाइंड दिस लोक्वेसिटी। लोक्वेसिटी होता है बोलने की कला,
ज्यादा बोलने की कला। ज्यादा बोलने की कला औरतों में जो होती है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी एडिसन देखता है। ऑल एल्यूजन्स रेफरेंस इन द एसे आर मेड विद अ ह्यूमरस टोन। जितने रेफरेंसेस, जितने एल्यूजन्स, जितनी पुराने चीजों का रेफरेंस यहां दिया गया है, वो सब ह्यूमरस है, हास्य पैदा करने के लिए है। द मोरल टोन इज नेवर फॉरगॉटन। हालांकि नैतिकता सिखाने की बात कहीं भी मिस नहीं होती है। एडिसन रिमार्क्स एट द एंड, एडिसन आखिर में बताता है दैट इफ ही मेड फन ऑफ दिस लोक्वेसिटी, और एडिसन ये कहता है अगर मैंने किसी का मजाक उड़ाया हो, ही डिड सो विद द इंटेंशन ऑफ इंप्रूविंग द बिहेवियर ऑफ फीमेल्स इन जनरल। अगर मैंने मजाक उड़ाया है तो उनको उनका बिहेवियर सुधारने के लिए मैंने मजाक उड़ाया है, सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए मजाक नहीं उड़ाया है। ये बात कहते हैं एडिसन फीमेल ओरेटर्स में। थैंक यू वेरी मच।